नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गेहूं की बम्पर पैदावार और जिस तरह की प्रोक्योरमेंट यहां पर सरकार ने की है। सिर्फ सरकार ने ही कहीं नहीं, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट भी हमने यहां पर स्ट्रांग होती हुई देखी है। इसका इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स के तौर पर क्या मायने हैं, उस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सोने की, जहाँ पर कुछ चमक लौटती हुई नजर आई है, स्पेशली इसके बाद जब मूडीज़ ने यहाँ पर यूएस की जो क्रेडिट रेटिंग है वो घटा दी है। और दूसरा ये कि जिस तरह से ईरान और यूएस में बातचीत है न्यूक्लियर डील को लेकर, उसकी भी कुछ कंसर्न्स, कन्फ्यूजन बाजार में लौटा है, जिसका प्रीमियम हमने मार्केट्स में बनता हुआ देखा है। साथ ही बात करेंगे एग्रीकल्चर और मौसम के तालमेल की, जहां पर मौसम की दस्तक इस बार जल्दी सुनाई दे सकती है। पहले आईएमडी ने कहा था कि 1 जून नहीं 27 मई को मानसून ऑनसेट होगा, और अब वो कह रहे हैं कि शायद 24 मई को ही यहां पर हम मानसून ऑनसेट होता हुआ देखेंगे केरला में। तो उसके क्या नंबर्स हैं, क्या मायने हैं, और ये क्या प्री मानसून शावर्स कब तक देखने को मिलेंगी, इन सब पर होगी चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल बैंक के कुणाल शाह, आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आर के जनमनी, एंड WPPS के चेयरमैन अजय गोयल, और मातेश्वरी गोल्ड के CEO अनुराग रस्तोगी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सोने से पहले शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि हल्की सी तेजी के साथ यहां पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। लास्ट वीक हमने 3200 तक के लेवल्स बनते हुए देखे थे, लेकिन कुणाल, कुछ सपोर्ट यहां पर फिर से लौटा है। एंड मुझे याद है जैसे लास्ट टाइम भी आपने कहा था कि यहाँ बहुत बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी गिरावट यहां से आएगी, वो भी नहीं लगता। एंड गोल्ड काफी हद तक एक नैरो रेंज अब फॉर्म करता हुआ। कुणाल, आपको क्या लगता है, सोना कहां जाएगा यहां से? कुणाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सॉरी, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। टेल मी। या कुणाल, हम सोने के बारे में बात कर रहे हैं, यहां से कहां जाएंगे गोल्ड प्राइसेस, क्या कहेंगे आप? जी, ये जो मूडीज ने डाउनग्रेड किया है वो इट वाज नॉट समथिंग विच पीपल हैव एक्सपेक्टेड। कोई भी यूएस को आज तक डाउनग्रेड नहीं किया है, कोई भी रेटिंग एजेंसी ने। ये कोई डेट एक ही लास्ट 3 महीने में नहीं बढ़ी है, ये डेट लास्ट 5 साल से बढ़ रही है। बट किसी में भी इतनी डेयरिंग नहीं थी कि किसी ने यूएस को डाउनग्रेड किया है। सो पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने यूएस को अगर डाउनग्रेड किया है, तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो सेंटिमेंटली पॉजिटिव आना चाहिए वो हम देख रहे हैं। मेरी राय में इससे और 20-25 डॉलर की रैली आ सकती है। $3,300 के ऊपर मुझे गोल्ड नहीं लग रहा है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि ये रैली में बेचना चाहिए रेदर देन बाई करके काम करना चाहिए। 93,500 93,600 के आसपास फिर से गोल्ड में सेलिंग पोजीशन लेना अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। 94,500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और फिर से धीरे धीरे गोल्ड 92,500 की ओर जाएगा, ऐसा व्यू बन रहा है मेरा। सो ये जो सरप्राइज एलिमेंट है, आज ये इतना बड़ा न्यूज होता था तो गोल्ड ऑलरेडी $100 ऊपर चला देता था। सो गोल्ड में ये छोटे मोटे बाउंस आते रहेंगे विद द टाइम, बट शॉर्ट टर्म में गोल्ड में तेजी नहीं लग रही है, और उछाले पे बेच के ही काम करना चाहिए, ऐसा व्यू हमारा है। कुणाल, एक रेंज क्या बनती हुई देखेंगे आप फॉर द नियर टर्म? अगर किसी को लेना हो तो निचले स्तरों में कहां तक का इंतजार करें? मैं एक्सपेक्ट करूंगा 90,000 89,000 तक गोल्ड आना चाहिए, और वहां से धीरे धीरे आप वो टाइम पे क्या न्यूज़ फ्लो है, ट्रिगर है, वो देख के बाई करना चाहिए। क्योंकि जो भी तेजी के कारण है वो सब प्राइस्ड इन है। यहाँ से यूएस ट्रेड वॉर, चाइना का ट्रेड वॉर जो मेजर रीजन था गोल्ड का बढ़ने का, वो मॉडरेट होता हुआ नजर आ रहा है, और तो इसके कारण गोल्ड में तेजी नहीं आनी चाहिए। तो कुछ बहुत तेज़ी हमने यहाँ पर ऑफ कोर्स मूडीज़ के बाद आते हुए देखी, लेकिन वो इतनी भी नहीं है कि मार्केट्स उसको बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करे। कुणाल, एक और चीज़ यहाँ पर हमने ऑफ कोर्स ऐसा माना जाता है कि जितनी बार भी हम मुनाफा वसूली आता हुआ देखेंगे, सेंट्रल बैंक बाइंग यहाँ पर ज़रूर लौटेगी। CFTC का डेटा पिछले 6 हफ्ते से लगातार यहाँ पर वाइंडिंग डाउन दिखा रहा है। ETFs में भी ऑफ कोर्स अप्रैल वॉज वेरी गुड, मई में थोड़े से मिक्स टाइप ऑफ नंबर्स हैं। या मतलब सेंट्रल बैंक भी अगर आप देखेंगे $3,300 पे क्यों एग्रेसिवली गोल्ड बाय करेंगे? सो दे विल वेट फॉर द गोल्ड प्राइसेस टू सॉफ्टन अ बिट रेदर देन बाइंग इट एग्रेसिवली एट अ हायर लेवल्स। सेंट्रल बैंक $2,500 $2,200 $2,800 $3,000 से गोल्ड ले रहे हैं, तो $3,400 $3,500 पे एग्रेसिव बाइंग आ जाएगा। 1,000 टन का ये साल बाइंग आएगा, ऐसा सब सिनेरियो नहीं लग रहा है। गोल्ड प्राइसेस फिर से $3,000 आते हैं, $2,950 आते हैं, देन इट मेक्स अगेन स्ट्रॉन्ग केस। बिकॉज यूएस की जो ये रेटिंग डाउनग्रेड की गई है, इसके कारण यूएस की ट्रेजरी में नया लिक्विडिटी कोई डालेगा नहीं। बट विदाउट डाउनग्रेड भी कोई यूएस की ट्रेजरी में पैसा नहीं डाल रहा था। सो इट इज देयर लोकल बाइंग,
इंस्टीट्यूशनल बाइंग, कोई सोवरेन एंटिटी ने यूएस की रेटिंग में ऐसे भी पैसा, तो अगर यूएस की रेटिंग डाउनग्रेड कर देते हैं तो उसके कारण गोल्ड में इनफ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सब नैरेटिव मुझे नहीं लगता है काम लगने वाला है, बिकॉज एनीवे कोई गोल्ड, सब गोल्ड ही ले रहे थे, तो गोल्ड सब चढ़ के क्यों लेंगे जब अपसाइड लिमिटेड नजर आ रही है। हम्म। $3,500 का जो अपने टॉप बनते हुए देखा था, वो ब्रेक करना नियर टर्म में बहुत मुश्किल है। सो मैं अभी भी ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ी मंदी हो जाएगी, गोल्ड में $2,500 हो जाएगा, ऐसा सब मुझे नहीं लग रहा है। बट रियलिस्टिकली गोल्ड हैज कैन गो डाउन टू 89,000 दिस काइंड ऑफ लेवल्स, तो बाई तो नहीं करना है। हम्म। अनुराग जी, आप कैसे देखते हैं इंडियन मार्केट्स में फिलहाल यहाँ पर कारोबार होता हुआ, क्योंकि हमें याद है कि पिछले महीने यहाँ पर $60 $80 तक का भी डिस्काउंट चल रहा था, जो अब कम होके 20 22 $30 कुछ कुछ मार्केट से जब मैंने बात की ओवर द वीकेंड तो सुनने को आया। किस तरह से आप देखते हैं गोल्ड का ट्रेड, क्योंकि ऊपरी स्तरों से अब मुनाफा वसूली आ चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा लेकर खरीद रहे हैं, और कुणाल तो कह रहे हैं कि लेने की ज़रूरत भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो मत करो, लेकिन ज्वेलरी बाइंग कैसी है? मैडम देखिए, जैसे कि आपने देखा है कि अमेरिका की जो रेटिंग डाउन करी है मूडीज ने, और यूक्रेन और जो हमारा रशिया का जो एक बैठक होने वाली थी जिसमें पुतिन ने एंट्री ही नहीं ली, और इसके बाद में जो गाजा और इसराइल का जो एक अभी जो सिस्टम चल रहा था, जो एक युद्ध का माहौल चल रहा था, वो आपने देखा कि वो एक भीषण युद्ध में दोबारा तब्दील हो चुका है। हिंदुस्तान पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो एकदम शांति की तरफ बात कर रहे हैं। सिंधु जल समझौते को लेकर के भी अभी उनके दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक एक गहरी खाई है। इन सारी चीजों को लेकर के अगर हम देखिए, अगर हम लोकल में एक एक कस्टमर के मन की स्थिति के हिसाब से अगर हम बात करें, तो उसके हिसाब से उसको वेट करना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि गिरते बाजार में हमेशा आदमी वेट करता है। लेकिन अगर हम वैश्विक सिनेरियो से, अगर हम उस दृष्टि से बात करते हैं, तो हम सभी को एक एक इस तरीके से अपने कस्टमर्स को हमें चिताना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि भविष्य में इस हिसाब से सोना अभी डाउन होने वाला नहीं है। मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे यहाँ पर सोना तेजी में दिख रहा है। मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ, यहाँ से सोना नीचे में $3,100 का एक बेस उसके पास स्ट्रांग है, लेकिन ऊपर में हम सोना 3600 से लेकर $3,800 तक भी इस जगह पर हम मान के चल रहे हैं। तो जो आप कस्टमर जो जी बाइंग फिर आप कैसे देखते हैं करंट लेवल्स पे? एग्जैक्टली जो आप कह रहे थे कि कस्टमर बाइंग हमने बहुत स्ट्रांग फिलहाल आते हुए नहीं देखी है, वो किन लेवल्स पे आएगी, कब आएगी, क्या खरीदेंगे लोग, क्या लगता है आपको? देखिए, जो जो कस्टमर थे, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि लोग रिसाइकिल कर रहे हैं और अपने आप को धीरे धीरे उन्होंने काफी कन्वर्ट किया कि रिसाइकिल गोल्ड से काम चलाया, अपने पुराने जो है गहनों से काम चला रहे हैं, शादी विवाहों का शिवाजन चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी निश्चित तौर पे हमारे यहाँ थोड़ी कमी आई है ज्वेलरी परचेजिंग में। और उसका केवल मुख्य कारण ये है कि जब गिरती हुई बाजार होती है तो लोग वेट करते हैं। लेकिन मैं सारे आपके व्यूअर्स से यही कहूंगा कि उनको गोल्ड जहां पर भी जरूरत है वहां पर परचेस करना चाहिए, बहुत डाउन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट कहीं बहुत डाउन आने वाली नहीं है। मेरा ये सुझाव है। हम्म। अनुराग जी, जहां तक ज्वेलरी की बाइंग है, बार एंड कॉइन की बाइंग है, इसमें किस तरह का तालमेल है फिलहाल? मैडम देखिए, आज की तारीख में जो एक ऐसा इन्वेस्टर जो चाहता है कि भविष्य को देख करके चल रहा है, वो तो जा रहा है कॉइन्स में। लेकिन जो एक नॉर्मल हमारा जो कस्टमर है, वो आज भी जो जो ज्वेलरी की तरफ ही उसका रुझान है, और वो ज्वेलरी को ही अपना प्रमुख मानता है, क्योंकि उसको लगता है कि ज्वेलरी से हमारा श्रृंगार भी हो रहा है और हमारा इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। तो वेल, ज्वेलरी की बाइंग एब्सोल्युटली। पे ही ज्यादा फोकस। इंडियन बाइंग अगर हम देखें तो पिछले कई सालों में लगातार 60-65% जी जो भी गोल्ड की बाइंग जी होती है वो ज्वेलरी के तौर पर होती जी है, और वो जी शायद हम चेंज होता हुआ यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। जी अनुराग जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। क्लियरली जैसे आपने कहा कि ज्वेलरी की बाइंग एज ऑफ नाउ स्लो है, लेकिन प्राइसेस 3100-3600 के बीच में रहेंगे, एंड आगे जाके जो वेडिंग सीजन की डिमांड है वो हम बाजार में लौटता हुआ देखेंगे। पर ये तो बात हुई गोल्ड की, जहाँ पर लगातार काफ़ी सारी खबरें आती रहती हैं, लेकिन एक खबर भारतीय बाजारों में गेहूं को लेकर है, जहाँ पर लगातार हमने गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट नंबर्स बढ़ते हुए देखे हैं। अजय जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। अब तो ऐसा लग रहा है कि हम 30-31 भी शायद पहुंच जाएंगे, आपकी क्या सेंस है? बिल्कुल 30 जो है अब एकदम आर्म्स लेंथ पे है, और 30 तो जो है आप समझ लीजिए पार हो ही जाएगा। उसके ऊपर जो आएगा वो एडिशनल है, और 30 भी काफी होता है सरकारी स्टॉक के लिए कंपेयर टू पिछले 2-3 सालों से जो देखे आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है वेल प्लेस्ड रहेगा इस साल व्हीट को लेके। अजय जी, जहाँ तक प्राइवेट प्रोक्योरमेंट की बात है, वो भी पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं जो सजेस्ट करती है कि 20-25% पिछले साल के कंपैरिजन में प्राइवेट प्लेयर्स ने ज़्यादा खरीदा है।
बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस साल हरियाणा और पंजाब में भी प्राइवेट बाइंग हुई है, ये इंडिकेट कर रहा है। और आप देखिए यूपी में जो है 35 मिलियन टन की क्रॉप है, जिसमें से हार्डली कुछ भी जो है सरकार की किटी में आया है। तो वहां तो जो है वैसे के तैसा जो है बाजारों में या किसान के पास ही रह गया है माल। तो और ये सब पिछले साल का एक्सपीरियंस ऐसे रहा कि इस साल हर आदमी एक हेज बना के चलना चाह रहा है। तो डेफिनेटली लोगों ने अच्छा खासा अपना जो रिक्वायरमेंट है वो कवर किया है। अजय जी, मुझे मालूम है ये सवाल हम आपसे हमेशा पूछते हैं कि अब आपको क्या लगता है किस तरह की फसल है, क्योंकि अभी भी क्रॉप क्या है को लेकर डिबेट जारी है। देखिए, जो क्रॉप का साइज है वो हमेशा आर्ग्यूबल रहेगा, क्योंकि जो बेस है वो किसी को नहीं पता है। एंड ये हर एक आदमी की अपनी एक अलग तरीका है उस एस्टिमेट को लेके आने का। और ये एक डेटा जो है वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बन जाता है एट द एंड ऑफ द डे। पर एक चीज सब जो एग्री करते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 3 से 5% ज्यादा है प्रोडक्शन। उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, सबका जो है एक ही मानना है कि इट इज हायर देन लास्ट ईयर 3 to 5%। पर अजय जी, आप फिर भी कहेंगे कि जो रेंज है नीचे में कुछ लोग अभी भी 96 कह रहे हैं, सरकार के आंकड़े 115 हैं, आप बीच में अपने आप को कहाँ पाते हैं? बड़ा रेंज है ये, और 105 107 से लेके 110-12 तक संभावना पूरी है इस क्रॉप की। अजय जी, साथ ही साथ ये जो एक्सपोर्ट्स को लेकर फिर से बातचीत है, आपको लगता है ये जस्ट ट्रेड कॉन्वर्सेशन है या इसके ऊपर कुछ एक्चुअल कॉन्क्रीट होता हुआ दिख रहा है? मेरे ख्याल से जो है जून खत्म होने के बाद सरकार को पता रहेगा उसके पास टोटल स्टॉक क्या है। आप अगर राइस को देखेंगे तो देखिए राइस में भी ऑक्शन हफ्ते में 2 बार हो गया है। एथेनॉल वालों को भी जो है पार्टिसिपेट करने के लिए दिया जा रहा है। तो जब गलत हो जाता है तो सरकार उसको माल को बाहर निकालने के कई रास्ते ढूंढती है। और हो सकता है एक रेगुलेटेड मैनर में एक्सपोर्ट ऑफ आटा भी जो है सरकार उस बात पे गौर करके जो है एट सम पॉइंट अलाउ करेगी। अजय जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली जो जहां तक गेहूं की बात है, सरकार की प्रोक्योरमेंट अच्छी खासी है, प्राइवेट ट्रेड के पास भी है। तो ये ऐसा एक साल है जहां पर कंसर्न्स, अनसर्टनिटीज और चिंताएं शायद यहां पर कम होती हुई नजर आई हैं। वल इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहां पर मौसम की, जहां पर मानसून एक बार जल्दी दस्तक दे सकता है। क्या है डिटेल्स, बताएंगे आपको। मौसम की बात अब यहाँ पर कर लेते हैं और आईएमडी की लेटेस्ट जो खबर आई है उसके हिसाब से मानसून इस बार और भी जल्दी आ सकता है। आपको याद दिला दें कि यूजुअल जो ऑनसेट की डेट है केरला में वो 1 जून की होती है। आईएमडी ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि वो डेट चेंज होकर 27 मई हो गई है। इस बार मानसून जल्दी आ सकता है, लेकिन ओवर द वीकेंड आईएमडी ने फिर से जो आंकड़े जारी किए हैं उसके हिसाब से अंडमान और निकोबार में पहले ही मानसून यहाँ पर आ चुका है। श्रीलंका में भी यहाँ पर सामान्य से 1 हफ्ता पहले मानसून पहुँचता हुआ नजर आया है। और जहाँ तक भारत की बात है, अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह का स्पीड है, जिस तरह की प्रोग्रेस है, कि 24 मई को मानसून यहाँ पर भारतीय तट पर आ सकता है, यानी कि केरला में आ सकता है। और इसके पूरे चांसेस एज ऑफ यहाँ नजर आते हैं। और 18 से 24 मई के बीच में केरल में यहाँ पर प्री मानसून बारिश भी संभव है। और आईएमडी लगातार हमें कहता भी रहा है कि जो ये बारिशें आप यहाँ पर देख रहे हैं महाराष्ट्र में और बाकी कई देश के हिस्सों में, ये प्री मानसून शावर्स के तौर पर यहाँ पर देखी जा रही हैं। कुणाल, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल मानसून सिनेरियो राइट नाउ? हमने काफ़ी सारी बिन मौसम बरसात स्टार्टिंग फ्रॉम द मे ही यहाँ पर आते हुए देखी है। एज ऑफ नाउ एग्री को कोई नुकसान है ऐसा हमने सुना नहीं है, जिस तरह के नंबर्स ऑन ग्राउंड आए हैं। लेकिन आगे जाते हुए क्या मायने रख सकते हैं इसके? इन्फ्लेशन के नंबर्स काफ़ी बेहतरीन है, हमने डिक्लाइन होता हुआ देखा है। तो ओवरऑल क्वाइट अ पॉजिटिव। यस, ओवरऑल अगर आप देखेंगे सो ये साल जो फोरकास्ट अभी तक आई है प्राइवेट और एजेंसीज की, वो इंडिकेट कर रही है दैट वी विल हैव अ बेटर रेनफॉल। सो लाइक यू राइटली सेड, गवर्नमेंट has done excellent job when it comes to controlling the food inflation part, where we have seen the active food management policies, price management, risk management policies, जहाँ पे कभी भी तेजी आती है तो गवर्नमेंट ने कैसे स्टॉक लिमिट और ये सब करके एक बार प्राइसेस को डिफ्लेट कर दिया है। और जब बहुत ज्यादा प्राइस घट जाता है तो गवर्नमेंट themselves are the buyer, so they have created an excellent balance. And one of the reason why India's inflation has come down is because of such brilliant policies, and we expect this kind of stuff to continue. Active management by government will continue. और मुझे लग रहा है कि मॉनसून का जो अभी तक का जो इंडिकेशंस या फोरकास्ट आ रही है वो देखते हुए वी विल हैव अ बेटर मॉनसून, एंड कोई फूड इन्फ्लेशन साइड पे कोई वरी जैसा माहौल नहीं है। इनफैक्ट
इट कैन फर्दर लोअर डाउन अ बिट, बट अपसाइड का कोई चांस नहीं है। हमारे साथ स्कैमर के मिस्टर जीपी शर्मा भी हैं। मिस्टर शर्मा, जिस तरह से प्री मॉनसून शार्स हमने लगातार यहाँ पर बनते हुए देखे हैं और जैसे आईएमडी ने कहा है कि अब ऑनसेट शायद 24 मई को आ सकता है, वो एक कंफर्म स्टेटमेंट नहीं है, आपकी क्या सेंस है? धन्यवाद मनीषा। देखिए, जो प्री मानसून एक्टिविटी है काफी तेज है। पिछले 24 घंटों में पूरे के पूरे दक्षिण भारत में, आप केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, इनमें भारी वर्षा हुई है, अच्छी वर्षा हुई है, प्री मानसून के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत अच्छी वर्षा। बेंगलोर में 100 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा, और पिछले 3 दिन से चल रहा है ये। तो प्री मानसून के शावर्स बहुत हैवी हैं, एक्टिव हैं, और इसको देखते हुए आपने ठीक कहा, मानसून के जो अराइवल है, हालांकि पहले जो डेट 27 दी हुई है उससे पहले जरूर हो सकता है, उसका ऑनसेट बिल्कुल पॉसिबल है। उसका कारण बिकॉज बे ऑफ बंगाल की बात करें या अरब सागर की बात करें, दोनों ही साइड काफी एक एक्टिव मानसून करंट जो है वो बनी हुई है, जिसके कारण उसका एडवांसमेंट तो है ही है। वो अभी तक श्रीलंका रीजन तक तो पहुंच गया है और आगे भी बढ़ने की संभावना रहेगी। हमारे भीतरी भागों में भी महाराष्ट्र समेत और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में, मैं तो कहूंगा अगले हमें कुछ दिनों के लिए जो कोंकण तट है पूरा, इंक्लूडिंग मुंबई में भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। और 4 दिन की बात करें आप 22-23 के आसपास, 23-24 के बीच में बहुत भारी वर्षा। तो प्री मानसून बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव सीजन है, उसके चलते मानसून की बिल्कुल संभावना बनी हुई है कि समय से पहले पहुंच जाएगा। उसके साथ ही साथ अरब सागर में एक सिस्टम बनने की संभावना है ऑफ साउथ गुजरात या कोंकण कोस्ट में, उसके कारण गुजरात में भी वर्षा हो सकती है। तो कुल मिला के ऑनसेट फेज थोड़ा एक्टिव रहेगा, पर ऑनसेट तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद से, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी सी धीमा पड़ेगा मानसून। एक बार सेट हो जाने के बाद, समय से पहले जरूर सेट हो जाएगा, और उसके बाद थोड़ा जो पहले सप्ताह में ही जो जून का होगा उसमें थोड़ी कमी जरूर आएगी। जी मिस्टर शर्मा, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया आने के लिए और उसके ऊपर एक प्रॉपर लाइट भी डालने के लिए। तो क्लियरली जो ऑनसेट है और प्री मानसून है वो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन जब मानसून एक बार सेटल हो जाएगा तो जून की जो बारिश है वहाँ पर हमें एक ब्रेक आता हुआ नजर आएगा। उसके लिए भी तैयार रहें। और जैसे मिस्टर शर्मा ने हमें बताया कि मुंबई के लोग यहाँ पर ध्यान दें कि 22-23 जून को, यहाँ 22-23 मई में रादर यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होने की एक्सपेक्टेशन है। तो यानी कि अगला हफ्ता यहाँ पर इवन मोर स्ट्रॉन्गर रह सकता है मानसून शार्स के लिहाज से। वेल, ब्रेक में जाएँ उससे पहले आपको अपनी एक प्रोग्रामिंग नोट पर बता दें कि हम जल्द आपके लिए लेकर